नमस्कार। कक्षा 12वीं मनोविज्ञान चैप्टर 1 संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, इसके पहले 3 वीडियो में हमने संवेदन की और ध्यान की बात की। आइए आज अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण की। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो आसपास के जगत के प्रति चेतन होने की जो प्रक्रिया है उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आसपास के जगत के प्रति चेतन होना मतलब हमारे इर्द गिर्द जो भी संवेदन हमें हो रहे हैं, जो भी चीज वस्तुएं पदार्थ हमारे सामने आ रहे हैं, उनके बारे में हम चेतन हो, उनकी जानकारी हमें यथातथ्य स्वरूप में मिले, उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि अलग अलग संवेदनों का संकलन करके उसका अर्थ निकालना। बहुत बार हमें अनेक प्रकार के संवेदन होते हैं। हम अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी देखते हैं उनका अर्थघटन होता है, उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि हमारे इर्द गिर्द होने वाली सारी गतिविधियों, कोई वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ को हम देखें या कोई परिस्थिति का निर्माण हो, उसका अर्थघटन होना। समझे, सिर्फ उसे देखना नहीं है लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप में उसका अर्थघटन होना, उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ये तो हुई सरल भाषा में समझने की बात, किंतु हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझते हैं। आइए H.E. गैरेट ने दी हुई प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा को देखते हैं। H.E. गैरेट कहते हैं जिसके द्वारा हम पदार्थों को उनके यथोचित स्वरूप में पहचानते हैं उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। समझिए, पदार्थों को उनके यथोचित स्वरूप में पहचानना, यानी कि हमारे सामने आने वाले पदार्थ जो है, जैसे हैं, उनको उनके वास्तविक स्वरूप में समझना, जैसा है वैसा समझना, उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बहुत बार हम चीज वस्तुओं को समझने में गलती कर बैठते हैं। अंधेरे में किसी रास्ते से जा रहे हैं और एकदम से उछल पड़ते हैं और सोचते हैं कि सांप है, किंतु अगर वहां प्रकाश करते हैं टॉर्च से और देखते हैं कि अरे ये तो साइकिल की ट्यूब है, तो दोस्तों ये जो साइकिल की ट्यूब है ये समझना, ये हुआ वास्तविक स्वरूप। यानी कि वो सांप नहीं था किंतु साइकिल की ट्यूब थी। पहले पहले हम उसको सांप समझे, लेकिन प्रकाश करने पर हमें उसका वास्तविक स्वरूप समझ में आया। इसी को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आइए अब हम कॉलिंस और ट्रेवर की परिभाषा को देखते हैं। कॉलिंस और ट्रेवर कहते हैं संवेदनों के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ या परिस्थिति का तत्कालीन ज्ञान यानी प्रत्यक्षीकरण। वस्तु का ज्ञानेंद्रिय द्वारा संवेदन अनुभव करना, यानी कि वस्तु को हम आंख के द्वारा देखते हैं। जब हम आंख के द्वारा किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो उसका संदेश मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क के माध्यम से हमें उस पदार्थ की पहचान होती है, उसको उसके वास्तविक स्वरूप में हम उसका अनुभव करते हैं। ये ज्ञान तत्कालीन होता है, तात्कालिक होता है। यानी कि जैसे ही हम किसी वस्तु या पदार्थ को देखते हैं तुरंत उसका संदेश हमारी रीढ़ के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क उसका अर्थघटन करके उसका वास्तविक स्वरूप हमारे सामने रखता है और हमें उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। तो इन दोनों मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा के माध्यम से अगर हम देखें तो प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो संवेदन का अर्थपूर्ण अनुभव है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है तथा पदार्थों का वास्तविक परिचय होता है। तो दोस्तों, ये हुई प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा और उसका अर्थ सरल और
शॉर्ट में बताऊं तो किसी भी पदार्थ को उसके वास्तविक स्वरूप में अर्थघटन करना या समझना, यानी प्रत्यक्षीकरण। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया की। तो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम किसी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति को देखते हैं आंखों के माध्यम से, हमारी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से। उसका संदेश रीढ़ से होकर हमारे मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क उस पदार्थ या व्यक्ति का अर्थघटन करके उसकी जो वास्तविकता है उससे हमारा परिचय कराता है। यही है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। वस्तु या पदार्थ को देखना, उसका संदेश रीढ़ से होकर मस्तिष्क तक जाना और मस्तिष्क के माध्यम से उसके वास्तविक स्वरूप का हमें परिचय होना, यह है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। आइए अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण में संगठन के नियमों की। प्रत्यक्षीकरण में संगठन के 4 नियम है। पहला समानता, दूसरा समीपता, तीसरा समावेशता और चौथा पूरकता। हम इन चारों संगठन के नियमों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समानता। दोस्तों, भौतिक रूप से समान हो ऐसे उद्दीपक परस्पर संगठित होकर एक निश्चित समूह की रचना करते हैं, उसे समानता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पास पास में 2 स्कूल हो, लेकिन दोनों का यूनिफॉर्म अलग अलग है, तो ऐसे यूनिफॉर्म वाले लड़के स्कूल के हैं, ऐसे यूनिफॉर्म वाले स्कूल के हैं। यानी कि पदार्थों को, वस्तुओं को या व्यक्तियों को उनके कद, आकार या गुण के स्वरूप में जब समानता दिखाई देती है तो वह संगठित होकर एक निश्चित समूह की रचना करते हैं। इसी को समानता कहते हैं। आकृति में देखें तो क्रॉस और शून्य दिए गए हैं, तो क्रॉस क्रॉस सारे एक समूह की रचना करते हैं और शून्य शून्य सारे मिलकर एक अलग समूह की रचना करते हैं। यानी एक समान दिखने वाली वस्तुएं या पदार्थ एक विशेष प्रकार के समूह की रचना करते हैं। इसी को प्रत्यक्षीकरण में समानता कहते हैं। एक दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं तो मान लीजिए मीठी वस्तुएं जैसे चॉकलेट, गुड़, हलवा, गन्ना, ये सारी वस्तुओं में मधुरता का एक समान गुण है और इसीलिए ये सारी चीजें एक समूह में आएगी। इसी को प्रत्यक्षीकरण में समानता कहेंगे। दूसरा है समीपता। समीपता मतलब परस्पर नजदीक उद्दीपक संगठित होकर निश्चित आकार का गठन करते हैं। आप आकृति में देखें तो वैसे तो लाइनें खींची हुई है, लेकिन आप और मैं उसे कहेंगे कि 2-2 लाइनें खींची हुई है। भाई 2-2 लाइनें क्यों? क्योंकि 2-2 लाइनें एक दूसरे के समीप है। तो जो चीजें एक दूसरे के ज्यादा समीप हो जाती है वह एक विशेष प्रकार के आकार की रचना करते हैं और इसे ही प्रत्यक्षीकरण में समीपता का नियम कहते हैं। तीसरा है समावेशता। समावेशता यानी परस्पर नजदीक रहे उद्दीपक अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे में समा जाते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और एक नए ही संगठन की रचना करते हैं। उनका एक अलग ही स्वरूप या अर्थ बनता है। तो ऐसे एक दूसरे में घुल मिलकर ये जो उद्दीपक है वो एक नया स्वरूप रच लेते हैं, नया उसका एक अर्थ बन जाता है, उसे समावेशता कहते हैं। आप आकृति में देखें, वैसे तो एक आड़ी लाइन और ऊपर नीचे 2 बिंदु है। इनको हम आड़ी लकीर और बिंदु के रूप में जानते हैं, लेकिन जब बीच में आड़ी लाइन और ऊपर नीचे बिंदु आ जाते हैं तो ये भागाकार बन जाता है। यानी वहां लकीर भी नहीं बचती और
बिंदु भी नहीं बैठता और दोनों एक दूसरे में मिलकर एक नया स्वरूप प्राप्त करते हैं जिसको हम भागाकार कहते हैं। या साइड में आप दूसरा देखें तो लकीर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है और लकीर टेढ़ी हो जाती है और उसके दोनों साइड में जब दो बिंदु आ जाते हैं तो उसे प्रतिशत कहते हैं। यानी कि जब दो नजदीक के उद्दीपक एक दूसरे में घुल मिलकर एक नए स्वरूप की रचना करते हैं, एक नई संज्ञा की रचना करते हैं, उसे समावेशता कहते हैं। आइए बात करते हैं पूरकता की। पूरकता यानी अपूर्ण चीजों को पूर्ण रूप में देखने की मनोवृत्ति या मानसिकता। यानी कि हमारे सामने के पदार्थ या वस्तु हमें पूरी पूरी न दिखाई देने के बावजूद हम उसे अपने आप अपने तरीके से पूर्ण स्वरूप में समझ लेते हैं, मान लेते हैं। उसे पूरकता का नियम कहते हैं। आकृति में देखें तो 3 गोलाकार है, वर्तुल है और एक त्रिभुज है। अगर गोलाकार की बात करें तो तीनों गोलाकार भी पूर्ण नहीं है और एक त्रिभुज की बात करें तो वह भी पूर्ण नहीं है। फिर भी हम इन सारी अपूर्णता को अपने तरीके से पूर्ण करके इन वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि त्रिभुज में भी जो लकीरें कम पड़ रही है वर्तुल के बाहर की, वो हम अपने तरीके से पूर्ण कर देते हैं। या वर्तुल में जहाँ त्रिभुज के कोण आए हुए हैं वहां की जो कमियां हैं वह भी हम अपने तरीके से पूर्ण कर देते हैं। तो वस्तुओं को अपूर्ण होते हुए भी उनके पूर्ण स्वरूप में जानना या समझना उसे पूरकता कहते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण के ये 4 संगठन के नियम हुए: समानता, समीपता, समावेशता और पूरकता। तो आज हमने प्रत्यक्षीकरण का अर्थ और परिभाषा, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया और प्रत्यक्षीकरण में संगठन के नियमों की बात की। आइए चौथे मुद्दे की बात करते हैं, गहराई और अंतर का प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा में हमने देखा कि प्रत्यक्षीकरण एक संगठित ज्ञानात्मक अनुभव के रूप में अर्थघटन करता है। यानी कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं या पदार्थों को उसके यथातथ्य स्वरूप में समझते हैं। किंतु 2 बातें हैं जो प्रत्यक्षीकृत संगठन को बढ़ाती हैं। एक है गहराई और दूसरा है अंतर। तो हमारे सामने जो भी दृश्य हो या वस्तुएं या पदार्थ हो, उन सबको लंबाई, चौड़ाई, गहराई, अंतर, इन सारी बातों की स्पष्ट समझ प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है और इसीलिए इनके गहराई और अंतर का प्रत्यक्षीकरण सही रूप में प्राप्त करने के लिए और समझने के लिए हमें इन 3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक है अनेत्रीय संकेत, दूसरा है एक नेत्रीय संकेत और तीसरा है द्विनेत्रीय संकेत। वैसे तो इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। अनेत्रीय यानी कि जिसमें नेत्रों का कोई महत्व होता नहीं है। एक नेत्रीय यानी कि जिसमें एक नेत्र यानी एक आंख का उपयोग होता है और द्विनेत्रीय यानी कि दोनों आंखों का जिसमें उपयोग होता है। तो आइए सबसे पहले हम अनेत्रीय संकेतों को समझते हैं। अनेत्रीय शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें नेत्र का कोई उपयोग नहीं होता, यानी कि कीकी द्वारा नेत्रपटल पर पड़ती प्रतिमा का कोई उपयोग इसमें होता नहीं है, उसे अनेत्रीय संकेत कहते हैं। अनेत्रीय संकेत में 2 प्रकार से हमें गहराई और अंतर का प्रत्यक्षीकरण होता है। एक है नेत्रमणि का अनुकूलन और दूसरा है केंद्रीकरण। नेत्रमणि का अनुकूलन यानी कि नेत्रमणि के माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं
तो दूर के पदार्थ को देखने के लिए या उसका प्रतिबिंब पाने के लिए हमारी नेत्रमणि का संकुचन होता है, संकुचित होती है, और नजदीक के पदार्थ का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमारी जो नेत्रमणि है वह विस्तृत होती है, चौड़ी होती है। यानी वस्तु या पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए नेत्रमणि को अनुकूल होना पड़ता है। तो ये हुआ नेत्रमणि का अनुकूलन। दूर की वस्तु को देखने के लिए हमारी नेत्रमणि संकुचित होती है और उसकी जो बहिर्गोलता है वह कम होती है, तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए नेत्रमणि विस्तृत होती है, उसकी बहिर्गोलता बढ़ती है और इस वजह से हमें वस्तु का स्पष्ट अनुभव होता है। दूसरा है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण यानी नज़दीक या दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें दोनों आंखों का केंद्रीकरण करना होता है। दोनों आंखें एक साथ काम करती हैं। आप समझे, हमें चाहे हमारे दाहिनी ओर देखना हो या बाईं ओर देखना हो, लेकिन जब हम उस साइड देखते हैं तो हमारी दोनों आंखें एक साथ उस साइड में मुड़ती है। आप समझे तो अपनी आंखें ऊपर करे तो दोनों आंखें ऊपर होगी, नीचे करे तो दोनों नीचे होगी, या तिरछी करे तो दोनों आंखें एक साथ में तिरछी होती है। इसी को केंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि वस्तुओं को पूर्ण रूप से देखने के लिए दोनों आंखों का केंद्रीकरण होता है। तो ये हुई अनेत्रीय संकेत की बात, जिसमें की का कोई उपयोग नहीं होता, जिसमें हमने नेत्रमणि के अनुकूलन की बात की और केंद्रीयकरण की बात की। अब हम बात करते हैं एक नेत्रीय संकेत की। एक नेत्रीय संकेत से स्पष्ट होता है कि संकेत प्राप्त करने के लिए जब एक ही आंख का उपयोग किया जाता है तो उसे एक नेत्रीय संकेत कहते हैं। इसके 6 पॉइंट है। 1 अंतःस्थिति, 2 वायुगत पारदर्शन, 3 रैखिक परिप्रेक्ष्य, 4 प्रकाश और छाया, 5 सापेक्ष कद और 6 सपाटी की ऊंचाई एवं ढाल। तो एक नेत्रीय संकेत के इन 6 पॉइंट को हम बारी बारी से शॉर्ट में समझते हैं। पहला है अंतःस्थिति। अंतःस्थिति यानी कोई भी पदार्थ जब अन्य पदार्थ से अवरुद्ध हो जाता है, उसका कुछ हिस्सा छिप जाता है, दिखाई देता नहीं है, उसे अंतःस्थिति कहते हैं। इससे हम एक और बात को समझते हैं कि जो हिस्सा पूर्ण रूप से दिखाई देता है वह चीज हमारे नजदीक होती है, और जो हिस्सा अपूर्ण दिखाई देता है या ढका हुआ रहता है वह चीज हमसे दूर है, ऐसा संकेत हमें प्राप्त होता है। दूसरा है वायुगत पारदर्शन। वायुगत पारदर्शन यानी हमारे आसपास जो उद्दीपक होते हैं उसे जब हम देखते हैं तो उसमें जो पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है, और पर्यावरण के प्रभाव की वजह से बहुत बार वह पदार्थ या वस्तु हम स्पष्ट रूप से देख पाते नहीं हैं, उसे वायुगत पारदर्शन कहते हैं। हम किसी ऊंचे पर्वत पर जाते हैं और तब हमारे पास में जो लोग होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पर्वत के नीचे जो लोग खड़े होते हैं वो हमें अस्पष्ट दिखाई देते हैं। दूसरा उदाहरण समझें तो सर्दी के मौसम में सुबह सुबह जब कोहरा छाया होता है तो नज़दीक की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती नहीं है। इसे वायुगत पारदर्शन कहते हैं। तीसरा है रैखिक परिप्रेक्ष्य। रैखिक परिप्रेक्ष्य यानी समान अंतर की रेखाएं दूर जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो वो एक साथ मिल रही है, एकत्रित हो रही है। ऐसा होता नहीं है, किंतु हमें ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है।
इसे रैखिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेल की पटरियां। आप रेल की दो पटरी के बीच में खड़े हो और दूर जाने वाली रेल की पटरी को आप देखते हैं तो दूर दूर जाते हुए वह रेल की पटरियां जैसे एक दूसरे के नजदीक आ रही हो और किसी एक बिंदु पर वह एक दूसरे से मिल रही हो, ऐसा लगता है। इसे रैखिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। चौथा है प्रकाश और छाया। प्रकाश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है और प्रकाश जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है तो उसकी परछाई वस्तु के पीछे पड़ती है, जिससे वस्तु के नज़दीक या दूर होने का हमें अनुभव होता है, बहुत बार आभास भी होता है। यह जो प्रकाश और छाया का संकेत है, उसका चित्रकार अपने चित्र बनाने में, बहुत बार नाट्यकार अपने मंच को सजाने में इस प्रकाश और छाया का उपयोग करते हैं, जिससे कुछ वस्तुएं दूर दिखाई देती हैं और कुछ वस्तुएं नज़दीक दिखाई देती हैं। ये हुई प्रकाश और छाया की बात। आइए 5वें नंबर की बात करते हैं, सापेक्ष कद। सापेक्ष कद यानी हमारे नेत्रपट पर पदार्थ की प्रतिमा कभी कभी छोटी या कभी कभी बड़ी पड़ती है। यानी कि हमारे सामने जो पदार्थ होता है वह उसके वास्तविक स्वरूप के बजाय बहुत बड़ा या बहुत छोटा होता है। फिर भी हम उस पदार्थ को या उस वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में ही जानते हैं। इसे सापेक्ष कद कहते हैं। आप समझे तो जादूगर के पास जो ताश के पत्ते होते हैं बहुत बड़े होते हैं, फिर भी हम उसे ताश के पत्ते ही कहते हैं। यानी कि वस्तु का पास में बड़ा दिखना या दूर में छोटा दिखना, फिर भी उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसी रूप में उसका अर्थघटन होना, उसे सापेक्ष कद कहते हैं। एक नेत्रीय संकेत का अंतिम पॉइंट, सपाटी की ऊंचाई एवं ढाल। ढाल मतलब सपाटी में आने वाला धीमा परिवर्तन, यानी कि सपाटी की सतह में आने वाले चढ़ाव या उतार का संकेत। पर्वत पे देखें तो बहुत सारी ऊंची नीची टेकरियां रहती हैं, लेकिन दूर से जब हम पर्वत को देखते हैं तो वह खूबसूरत और समतल दिखाई देता है। जबकि पास में जाते हैं तो उसकी जो टेकरियां हैं बहुत सारी, जो उबड़ खाबड़ हैं, वह सब चढ़ाव उतार हमारे ध्यान में आते हैं। इसे ही सपाटी की ऊंचाई एवं ढाल कहते हैं। यानी कि दूर से देखने पर वह सपाटी समतल दिखाई देती है और नज़दीक जाते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि ये समतल नहीं किंतु ऊंची नीची है, ढाल वाली हैं। इसे ही सपाटी की ऊंचाई एवं ढाल कहते हैं। तो गहराई और अंतर के प्रत्यक्षीकरण में हमने अनेत्रीय संकेत और एक नेत्रीय संकेतों को समझा। आइए अब अंतिम पॉइंट द्विनेत्रीय संकेत की हम बात करते हैं। तो मित्रों, किसी भी पदार्थ को देखने के लिए जब दोनों आंखों का उपयोग हम करते हैं तो उसे द्विनेत्रीय संकेत कहते हैं। तो जब हमारी दोनों आंखें किसी पदार्थ पर पड़ती है तो उस पदार्थ की अलग अलग प्रतिमा दोनों आंखों पर दिखाई देती है। हमारी दाहिनी आंख पर वह पदार्थ अलग तरीके से दिखता है, बाईं आंख पर अलग तरीके से, लेकिन जब दोनों आंखें मिल जाती है तो वही वस्तु एक स्वरूप में दिखाई देती है। इसे द्विनेत्रीय संकेत कहते हैं। यानी कि एक साथ दिखाई देने वाली दोनों आंखों पर आधारित प्रत्यक्षीकरण का संकेत। द्विनेत्रीय संकेत के 2 पॉइंट है। पहला द्विमुखी प्रतिमा और दूसरा द्विनेत्रीय विषमता। आइए इन दोनों को समझ लेते हैं। तो पहले द्विमुखी प्रतिमा। जब हम नजदीक के किसी पदार्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसके पीछे की जो दूसरी वस्तु या पदार्थ है वह हमें डबल दिखाई देते हैं, उसकी दो प्रतिमाएं दिखाई देती हैं।
वास्तव में दो प्रतिमाएं नहीं होती, दो वस्तुएं नहीं होती, वास्तव में तो एक ही होती है, लेकिन नजदीक की वस्तु के पीछे जो दूसरी वस्तु होती है वो डबल दिखाई देती है। वास्तव में दो प्रतिमाओं का एहसास नहीं होता, किंतु इससे हमें पदार्थ के सापेक्ष अंतर की पहचान होती है, यानी कि जो डबल दिखाई देने वाली वस्तु है वह दूर है, यह अनुभव हमें होता है। तो इसे द्विनेत्रीय संकेत की द्विमुखी प्रतिमा कहते हैं। दूसरा है द्विनेत्रीय विषमता। मित्रों, ये द्विनेत्रीय विषमता बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। किसी पदार्थ को पास से देखने पर दोनों आंखों के नेत्रपट पर पड़ने वाला दृश्य एक समान नहीं होता, दोनों दृश्यों में भिन्नता होती है, क्योंकि हमारी दोनों आंखों के बीच 2.5 इंच का अंतर है। बाईं आंख से देखते हैं तो बायां विस्तार अधिक दिखाई देता है, दाहिनी आंख से देखते हैं तो दाहिना विस्तार अधिक दिखाई देता है, लेकिन दोनों आंखें मिलकर एक ही दृश्य, चित्र, प्रतिमा या व्यक्ति हमारे सामने रखते हैं। इसे नेत्रपटीय विषमता कहते हैं, यानी कि दोनों आंखें मिलकर तो एक ही पदार्थ हमारे सामने रखते हैं, किंतु दाहिनी आंख ज्यादा दाहिना विस्तार देखती है, बाईं आंख ज्यादा बायां विस्तार देखती है। तो दोनों आंखों पर वस्तु का इस प्रकार से विषम प्रतिबिंब पड़ता है, इसी को नेत्रपटीय विषमता कहते हैं। तो यहाँ हमारा ये प्रत्यक्षीकरण में गहराई और अंतर का प्रत्यक्षीकरण भी पूर्ण होता है। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर पूर्ण होता है, जिसमें हमने संवेदन, ध्यान और प्रत्यक्षीकरण की बात की। संवेदन यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाला उद्दीपक का अनुभव। ध्यान यानी हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे उद्दीपकों में से किसी पसंदगी युक्त उद्दीपक पर हमारे मन का केंद्रित होना। और प्रत्यक्षीकरण यानी वस्तुओं का उसके यथोचित स्वरूप में अर्धघटन करना, उसको वास्तविक स्वरूप में समझना। तो यहाँ हमारा ये पहला चैप्टर खत्म होता है, संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।